नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का अध्याय नंबर 2, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको एक एक शब्द का मैं मतलब बताता हुआ चलूंगा। और ये जो आपका अध्याय 2 है, ये भारत के इतिहास के बारे में है। पहला अध्याय जो हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन, वो आपका भूगोल विषय का था। मतलब ये मान लीजिए क्लास 8 का ये इतिहास का विषय है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेसन नंबर 2 से। तो ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे और हमारा आज का जो चैप्टर है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए कि किस प्रकार से इस अध्याय को हमें पढ़ना है। हमें स्टार्ट करना है 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1200 से। फिर 1240 जो भी आपके महत्वपूर्ण घटनाएं वो सारी इस आपके समय रेखा के वाले मैप में दे रखी है कि कब 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई। जैसे जैसे हम अध्याय पढ़ेंगे इन सभी घटनाओं के बारे में आप जान जाएंगे विस्तार से। तो ये सिर्फ आपको दे रखी महत्वपूर्ण फैक्चुअल बातें जो आपके वनडे जो एग्जाम होता है, एमसीक्यूज होता है, उनके लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 में। उसके बाद आपको दे रखा 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई। 1398 में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ। 1498 में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। तो इस प्रकार से आपको जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं वो इस मैप में दे रखी है। और इसके बाद में एक यहाँ पे पैराग्राफ है, पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा कि जो ये समय है आपका 11वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, 2 अध्याय हैं आपके। तो इसने कहा है कि इस अध्याय एवं अगले अध्याय में वर्णित कालखंड को प्राय भारतीय इतिहास के मध्यकाल का उत्तरार्ध कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो समय है जो हम पढ़ेंगे कि भारत का इतिहास इस प्रकार से बांट रखा है कि आपका प्राचीन इतिहास, बीच में फिर आपका मध्यकाल और फिर आपका आधुनिक इतिहास। इस प्रकार से भारत के इतिहास को 3 प्रकार से जो इतिहासकार उन्होंने बांट रखा है। ये बात आई समझ में। और जो ये समय हम पढ़ेंगे कौन सा, कि 11वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक, इसको बताया है कि ये जो हमारा मध्यकाल का इतिहास है ना, ये वाला बीच वाला देख रहे होंगे, इसका उत्तरार्ध समय मतलब इसका आखिरी समय है, मध्यकाल का आखिरी समय है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए कुछ इतिहासकार कहते हैं, जो इतिहासकार कौन से इतिहासकार इसको मध्यकाल बताते हैं? जो आपके पश्चिमी इतिहासकार है, जो आपके यूरोपीय इतिहासकार है, क्योंकि उन्होंने अपना जो इतिहास है यूरोप का वो भी इसी आधार पे बांट रखा है। इसी कारण मतभेद क्या है उस चीज को समझिए एक बार आप। मैं मतभेद बताता हूँ कि किस चीज का मतभेद है। तो ये देखिए यूरोप में क्या हुआ कि जो 5वीं शताब्दी थी, यहाँ पे आपका 5वीं शताब्दी आ गई। यहाँ पे जो यूनानी साम्राज्य था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसके बाद इसमें कोई तरक्की नहीं हुई लगभग 16वीं व 17वीं शताब्दी तक। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसमें क्या हुआ, पुनर्जागरण का काल आया कि जो उनकी सभ्यता था उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ और बहुत सारे उसमें तरक्की हुई, उन्होंने विकास किया। तो उन्होंने इस काल को अपने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, मतलब जो यूरोप का इतिहास था उसको नाम दे दिया मध्यकाल। और जब उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जाना या पढ़ा, उसको निर्धारित किया, तो भारत के इतिहास को भी मध्यकाल नाम दे दिया कि 5वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जो भारत का जो इतिहास होगा उसको भी हम मध्यकाल कहेंगे। तो भारतीयों ने कहा ये तो आपने जो मध्यकाल डिवाइड किया है ना, ये तो अपने खुद के इतिहास के अनुसार किया है। यूरोप के इतिहास के कारण आपको क्या कहा है, इसको मध्यकाल कहा है। लेकिन यूरोप और भारत का जो इतिहास है वो अलग अलग है। तो सेम समय भारत के लिए ये मध्यकाल नहीं हो सकता। आपको आई बात समझ में? क्या कहा है कि कहता है कि आपका मध्यकाल का इतिहास होगा लेकिन भारतीय इतिहास आपके इतिहास से काफी अलग है, इसलिए ये समय भारतीय इतिहास का मध्यकाल नहीं है। फिर भी कहा चाहे कुछ भी हो, हम इसमें पढ़ेंगे 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच का इतिहास इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको समझा देता हूं कि एनसीईआरटी ने शब्दों में क्या लिख रखा है। बात आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
इस अध्याय के अगले अध्याय में वर्णित कालखंड को प्राय भारतीय इतिहास के मध्य काल का उत्तरार्ध काल कहा जाता है। उत्तरार्ध काल मतलब कि जो मध्य काल है ना, मध्य काल का उत्तरार्ध मतलब उसका लास्ट समय कहा गया है। मध्यकालीन शब्द मूलतः यूरोपीय इतिहास सामान्यतः रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर, मतलब यूरोपीय इतिहास में जो आपका यूरोप का इतिहास है उसमें रोमन साम्राज्य का पतन जो 5वीं शताब्दी में हुआ था उससे लेकर पुनर्जागरण तक के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब 14 से 16वीं शताब्दी के बीच का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ था ग्रीक में रोमन कला एवं साहित्य के पुनर्वेशन द्वारा पोषित था। एक समय इसे आधुनिक विज्ञान के विकास से पूर्व अंधकार के युग के रूप में देखा जाता था। मतलब कि एक समय तो जो ये काल था ना, यूरोप के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इसको देखा जाता था अंधकार का काल, कि इसमें कुछ भी तरक्की नहीं हुई। आधुनिक विज्ञान ने यहाँ से तरक्की स्टार्ट की थी, जिसने यूरोप को कि मध्य काल के बाद आधुनिक तरक्की हुई थी, कि इस काल में कोई भी तरक्की नहीं हुई। तो वही नाम इन्होंने क्या कर दिया, भारतीय इतिहास के लिए दे दिया। तो इसलिए क्या था कि यूरोप और भारत का इतिहास बहुत भिन्न है, अतः मध्यकाल शब्द का प्रयोग दोनों के लिए उपयुक्त नहीं है। इतिहासकार भी सदैव इस बात पर सहमत नहीं होते कि भारत में यह किस काल के संदर्भ में उपयोग किया जाए, कि मध्यकाल हम किस समय को कहें, कहां से लेके कहां तक को मध्यकाल कहें। तो इससे बढ़िया कि हम जो आपकी शताब्दी है उसको ही नाम दे दे कि 11वीं से लेके 12वीं तक, 12वीं से लेकर 18वीं तक, कि मध्यकाल न कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कुछ साहित्यकारों का मत है, सॉरी इतिहासकारों का मत है। हमें कभी भी मध्यकाल का प्रयोग करना होगा, कभी कभी हम मध्यकाल का प्रयोग करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, किंतु हमारे लिए यह मूलतः 11वीं से 17वीं शताब्दी का कालखंड है। भी कौन सी शताब्दी से लेके 11वीं से लेके 17वीं जो शताब्दी है उस तक के समय की हम इस दोनों अध्याय में बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे देश में प्राचीन घटनाएं किस प्रकार से घटित हुई थी। ये चीजें आपको क्लियर हुई। एक बार मैं शताब्दी और आपके लिए क्लियर कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये कौन सी शताब्दी है, कौन सी शताब्दी है। तो आप कहेंगे सर, किसी कोई कहेगा ये 15वीं शताब्दी है, कोई कहेगा 14वीं शताब्दी है, कोई कहेगा 16वीं शताब्दी है। तो मैं आपको आज याद कर लीजिए, जब भी मैं इतिहास पढ़ाता हूँ सबसे पहले इसी को क्लियर करवाता हूँ ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। इसका मतलब है लास्ट के 2 अंक ये आपको छोड़ देने हैं और अगले अंक में 1 जोड़ना है। ये कौन सी शताब्दी है, तो ये 16वीं शताब्दी की हम बात करें। अगर मैं कहूं या तो ये बोल दूं कि 1516 में, या फिर ये बोल दूं कि 16वीं शताब्दी में। आपको आ रही बात समझ में। एक शताब्दी मुझे बताइए कि 1112, ये कौन सी शताब्दी है। आप कहेंगे सर ये 2 अंक हमने छोड़ दिए, इसमें 1 जोड़ दिया, ये बात कर रहे हैं आप 12वीं शताब्दी की। आपको आ रही बात समझ में। मैं कहूं 715, कुछ भी हो सकता है, तो लास्ट के 2 अक्षर आपने छोड़ दिए, इसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है। तो ये सर बात हो रही है 8वीं शताब्दी की। तो अगर मैं अकेला 78 लिख दूं तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 0 बचा, तो 0 में 1 जोड़ दिया, 1 आएगा। तो ये बात हो रही है पहली शताब्दी की, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं कि ताकि आपको शताब्दी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बताइए 2026 है आपकी, कौन सी शताब्दी चल रही है। तो आप कहेंगे सर ये 2 अक्षर हमने छोड़ दिए और यहाँ पे क्या है 20 में 1 जोड़ दिए, 21वीं शताब्दी है। और वैसे बता दूं कि इसका मतलब है कि 20 शताब्दी हमने कंप्लीट कर ली और 21वीं शताब्दी के कितने साल हो गए हैं, 26 साल हो गए हैं। तो ये अंतर है, तो आप यहां से शताब्दी का अंदाजा लगा लोगे। दूसरी बात, अब मैं आपसे जैसे बोलूं कि 15वीं शताब्दी, क्या बोलूं 15वीं शताब्दी, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है मैं उस समय की बात कर रहा हूं कि इसमें से आपको 1500 लगाना है और 1400 से लेके 1500 के समय की मैं बात कर रहा हूं। यदि मैं 15वीं शताब्दी कह रहा हूं, कई बच्चे करते हैं कि 1500 से 1600 तक की मान लेते, लेकिन नहीं। अगर मैं आपको बात करूं 19वीं शताब्दी की, तो मैं किस समय की बात कर रहा हूं, 1800 से लेके 1900 के बीच की मैं बात कर रहा हूं। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो रही बेसिक, ताकि आपको चीज समझ में आए कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन से समय की हम बात कर रहे हैं। अगर समझ नहीं आया तो 2 मिनट एक बार वीडियो को दोबारा पीछे करना और एक बार दोबारा देखना मैंने क्या कहा है।
तो आपको फिर वही दे रखा, आपको समय रेखा की 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 1699 गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा का गठन हुआ था, 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना हुई थी। खालसा का जो गठन हुआ उसके 100 साल बाद, ये इंपॉर्टेंट तिथियां, ये आप याद रखना, बुक में देख लेना। और हम अब आगे इसको डिटेल से जानेंगे। लेसन पढ़ने के लिए तैयार हैं अब, क्योंकि अब हमारा लेसन वास्तव में स्टार्ट होगा। तो चलिए भी, 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की यात्रा में एक नए युग का आरंभ हुआ। भी हम भारत की यात्रा कर रहे थे, समय यंत्र था, उसको लेके हम पीछे जा रहे थे। तो अब हम पहुंच गए 11वीं शताब्दी में। अब बेटा जल्दी से मुझे बता दो, 11वीं शताब्दी का मतलब 1000 में, 11वीं शताब्दी मतलब 1000 से लेके 1100 तक का समय की मैं बात कर रहा हूं, कि आरंभ में भारत की यात्रा में एक नए युग का आरंभ हुआ। हिंदुकुश पर्वत के पार से हुए आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को नया रूप दे दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और जूम करो, उसको दिख जाएगा। तो इसने कहा कि सबसे पहले देखिए, एक तुर्क लोग दिया है कि आपको क्या है, तुर्क दिया है कि तुर्क क्या होते हैं, तुर्क या अफगान। तो इसने बताया है कि ये जो मध्य एशिया के लोग थे ना, जो मध्य एशिया के लोग थे, मैं आपका मानचित्र बना के चलता हूं ताकि आपको चीजें, तुर्क उन लोगों, भाषाओं एवं संस्कृतियों को उन लोगों, ये देखिए भी आपका, ये यहाँ पे एशिया हो गया और ये हमारा भारत है दक्षिण एशिया में। तो ये मध्य एशिया, यहाँ से करीब जहाँ ईरान इराक का देश है, तो यहाँ से जो लोग है ना, तो जो ये रहते थे उन लोगों, भाषाओं एवं संस्कृति को इंगित करता, जो ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया से लेकर तुर्की एवं साइबेरिया तक विस्तृत विशाल क्षेत्र से संबंध रखते, जो भी लोग जहाँ ये तुर्की के आसपास वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो रहते थे मध्य एशिया में, उन लोगों को बोलते थे तुर्क या अफगान। यहाँ पे आपका ऊपर वाला अफगानिस्तान का हिस्सा भी आ जाएगा, तुर्की भी आ जाएगा, ईरान भी आ जाएगा, मतलब मध्य एशिया मतलब एशिया के बीच का क्षेत्र। तो इसने कहा कि एक नए युग का आरंभ हुआ। हिंदुकुश पर्वत के पार से हुए आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को एक नया रूप दे दिया। मतलब हिंदुकुश पर्वत से पार से हुए आक्रमणों का मतलब कि जो ये भारत का मैप है इस प्रकार से, कि यहाँ से इस साइड से उत्तर पश्चिम की, यहाँ से तुरंत आक्रमण करने भारत पहुंचे हुए। ठीक है, भारत आपको बताया कि उस समय जो पाकिस्तान था वो भारत वाले क्षेत्र में ही था, अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा भारत वाले क्षेत्र में था। तो हिंदुकुश पर्वत को पार करके कुछ तुर्क आक्रमणकारी भारत की ओर बढ़े। ये बात आपको क्लियर हुई, एक एक चीज आपको समझते जाना है। ठीक है, निसंदेह भारत ने इससे पहले कई युद्ध देखे थे, किंतु इस अवधि में भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के लोगों द्वारा किए गए आक्रमण अभूतपूर्व थे भी। ठीक है, इसने कहा कि ये नहीं है कि भारत वालों ने युद्ध पहली बार देखे थे, इससे पहले भी भारत की धरती पर कई युद्ध हुए थे, लेकिन जो ये युद्ध थे ना, ये अभूतपूर्व थे। अभूतपूर्व मतलब कि इससे पहले इस प्रकार के युद्ध भारत की धरती पर कभी भी नहीं हुए थे। अब उन युद्धों में और इन युद्धों में क्या अंतर था, आपको ये चीज ध्यान से देखनी होगी कि पहले भी भारत में आक्रमणकारी आए हैं, आपके यूनानी आए थे, आपके इंडो पार्थियन पढ़ा हुआ, आपने इंडो ग्रीक पढ़ा हुआ, कुषाण आए थे, आपके शक आए थे, लेकिन ये जो आए हैं ये किस प्रकार से अलग थे, इनमें से कई हमलावर मध्य एशियाई तुर्क या अफगान थे। ये बात आपको मैंने पहले बता दी कि ये तुर्क या अफगान थे। तुर्क या अफगान मतलब कि वे लोग जो मध्य एशिया में रहते थे। ये आक्रांता केवल भारत के अतुल्य धन और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य के साथ ही नहीं आते थे। उसने कहा कि इनका उद्देश्य केवल धन और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य नहीं था उनका केवल, कि मतलब ये तो उद्देश्य था ही था, इसके अलावा उनका और क्या उद्देश्य था कि वर्ण प्राय आवश्यकता पड़ने पर हिंसा के बल पर अपने पंथ मजहब के स्वयं के संस्करण का प्रसार करने के दय से भी आते थे। मतलब कि वो हिंसा के माध्यम से, ठीक है, कत्लेआम के द्वारा वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। मतलब लोगों पर अत्याचार करके अपना धर्म स्वीकार करवाते थे। पहले वालों में ये बात नहीं थी, जो सकाय कुषाण आए उन्होंने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, यही के धर्म को अपना लिया। लेकिन ये आक्रमण अभूतपूर्व थे, मतलब इन्होंने धन लूटा, अपना साम्राज्य क्षेत्र बढ़ाया और साथ साथ क्या किया, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार भी किया। यहाँ सिर्फ शांति से नहीं, उन्होंने
हिंसा के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से, अत्याचार के माध्यम से क्या किया कि अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। आइए अब इस अध्याय में 13वीं शताब्दी से लेकर भारत की निरंतर परिवर्तित प्रदर्शन का अन्वेषण करेंगे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से किस राजा ने क्या क्या किया, तो वो हम कंप्लीट अध्याय अब हम यहाँ पर जानेंगे। 13वीं शताब्दी का मतलब आप समझ गए, 1200 से लेकर हम स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए इलाका, आप एक बार भारत का नक्शा देखिए, पेशावर है आपका, दिल्ली है, ग्वालियर है, जौनपुर है, आपका जाजनगर, कोणार्क, दौलताबाद, जूनागढ़, हॉलीवुड, हाले बिंदु, बेलूर, मदुरई, ये है नरसिंह देव के अधीन पूर्वी गंग क्षेत्र, होयसल प्रदेश 1300 में, तुगलक वंश का विस्तार, लोधी वंश का विस्तार और महत्वपूर्ण नगर, ये सारे नगर है आप यहाँ देख सकते हैं। किसी भी आपको साम्राज्य का जो सीमाएं देख रही हो आप देखिए, नरसिंह देव के अधीन पूर्वी गंग क्षेत्र, ये देखिए जो आपका इस कलर का है ना, ये नरसिंह देव के अधीन क्षेत्र है 1264 में भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक एक करके दिल्ली सल्तनत का उदय एवं पतन भी। तो अब हम सबसे पहले हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का उदय किस प्रकार से हुआ। दिल्ली सल्तनत का उदय एवं पतन, यहाँ हम दिल्ली सल्तनत से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं जिसकी स्थापना 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद हुई थी। ठीक है, आपको पता है कि तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और 1191 में पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और पृथ्वीराज चौहान ने गलती क्या की, मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। वही अगर मार देता तो किस्सा खत्म हो जाता, ये सल्तनत काल कुछ नहीं आता। और 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर दोबारा आक्रमण किया, और उसमें जीत किसकी हुई, जीत उसमें मोहम्मद गौरी की हुई, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया भी। ठीक है, 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद हुई तराइन का युद्ध था 1192 में, जिन्होंने उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर शासन किया। इस सल्तनत ने तुर्क अफगान मूल के 5 कर्मिक विदेशी राजवंश का शासन देखा है। तो इसने कहा कि उसके बाद इस क्षेत्र पर, उत्तर पश्चिम क्षेत्र भी भारत का था ना, इस प्रकार से ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र, यहाँ पे दिल्ली वाला क्षेत्र। तो उसके बाद क्या है कि 5 विदेशी जो मूल के वंश के जो शासक है उन्होंने इस पर शासन किया, भारत वाले इस वाले क्षेत्र पर 5। वो कौन कौन से थे, सबसे पहला था आपका ममलुक या गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश या इसको खलजी वंश बोलते हैं, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जहां उत्तर भारत के कुछ भाग दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गए, वही पूर्व में पूर्वी गंग एवं दक्षिण में होयसल जैसे पड़ोसी राज्यों ने इसके विस्तार को रोका भी। तो इसने कहा कि जो उत्तर भारत था ना, वो तो पूरी तरह क्या आ गया, इनके कब्जे में आ गया भी, ये जो 5 वंश थे सल्तनत काल के, इनके कब्जे में आ गया। लेकिन पूर्व में कौन थे, गंग थे, ये रहा पूर्व में पूर्वी गंग थे, ये भी एक वंश का नाम है, और दक्षिण में होयसल भी, दक्षिण में कौन थे, होयसल थे, उन्होंने इनको रोका। मैप में आप देखना कि गंग शासकों का शासन और आपका होयसल शासकों का राज्य आपको अलग से दिखाया गया। इसके विस्तार को रोका, और ये कला, संस्कृति और प्रशासन के संपन्न केंद्र के रूप में उभरे। दिल्ली नगर ने उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली नगर ने, मतलब दिल्ली का उस टाइम इतना महत्वपूर्ण नहीं था, सल्तनत काल से दिल्ली एक महत्वपूर्ण नगर नहीं था, लेकिन जैसे ही सल्तनत काल समय स्टार्ट हुआ तो दिल्ली एक महत्वपूर्ण नगर बन गया था। सल्तनत सुल्तान द्वारा शासित क्षेत्र। सल्तनत किसको बोलते हैं कि पहले जो शासक था ना वो आपको राजा कहता था, लेकिन ये खुद को क्या कहने लगे, सुल्तान कहने लगे कि मैं यहाँ का सुल्तान हूँ। दिल्ली उन्होंने अपनी राजधानी बना ली, तो दिल्ली के सुल्तान के अंडर अंडर जो भी क्षेत्र आता था, जहां पर सुल्तान का नियंत्रण था, तो उसको बोला गया आपका सल्तनत। क्या, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत बोला गया उसको, कि जो आपका क्षेत्र था सुल्तान के अंडर आता था, उसके नीचे आता, जहां तक उसका हक था, वो आपका दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र बोला गया है। और ये क्या है, एक सुल्तान एक उपाधि है जिसको कुछ मुस्लिम शासकों ने अपनाया था। किस किस ने अपनाया था वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भी। चीजें आपको यहाँ तक, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, जब आपके राजा आएंगे ना तब आपको समझ में आएगी असली कहानी कि क्या हो रहा था, क्या चीजें हमारे सामने थी।
संतलत काल राजनीतिक अस्थिरता एवं क्षेत्रीय विस्तार के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध रहा। इसके परिणाम स्वरूप सैन्य अभियान चलाए गए जिनमें गांव और नगरों पर आक्रमण किए गए, मंदिर एवं शिक्षा केंद्रों को लूटा और नष्ट किया गया। इसने कहा कि ये बहुत ज्यादा क्षेत्रीय अस्थिरता थी, मतलब कि कोई भी एक राजा था, कोई भी शासक था, वो लगातार टिक कर शांति प्रिय उसने शासन किसी ने नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि क्षेत्रीय विस्तार के अपने राज्य को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध रहा। इसके परिणाम स्वरूप इसके लिए क्या किया उन्होंने, सैन्य अभियान चलाए, मतलब लड़ाइयां लड़ी जिनमें गांव एवं नगरों पर आक्रमण किए गए, मंदिरों एवं शिक्षा केंद्रों को लूटा गया और उनको नष्ट किया गया। भारत के बहुत सारे पुराने मंदिर तोड़ दिए गए, शिक्षा के जो केंद्र थे वो भी तोड़ दिए गए, मंदिरों को लूटा गया। बहुत सारी ऐसी कार्रवाई हुई जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब ये देखिए कुछ चीजें दी गई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का एक सिक्का जिसमें फारसी में सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर लिखा, ये एक शासक था खिलजी वंश का जिसने सिक्के चलाए थे। ये 10.7 ग्राम का टका, जिसको चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे, टका बोलते थे। तो देखिए उत्तराधिकार नए सुल्तान की नियुक्ति प्राय हिंसक हुआ करती थी। उसने कहा कि जब नया सुल्तान बनता था ना, ये नहीं आराम से बन जाए कि उसका राजा का बड़ा बेटा क्या हो कि सुल्तान बन जाए, रूल यही था। लेकिन उसकी नियुक्ति प्राय हिंसक हुआ करते थे। लगभग 3 में से 2 सुल्तानों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों को हटाकर सत्ता हथिया ली। इससे सुल्तानों का औसत शासनकाल कठिनता से 9 वर्षों तक अधिक रहा रे। 9 वर्षों से अधिक रहा रे। तो उसने कहा कि जो सुल्तान बनता था ना, पीछे आप पढ़ते हैं सौका काल कि उसके बाद उसका बेटा बन गया, उसके बाद उसका बेटा बन गया, इस प्रकार। लेकिन इसमें क्या कहा, ये कह रहा है कि 3 में से मान लो कि 3 सुल्तान बने ना, 1 2 3, ये सुल्तान बने 3। इसने कहा कि 2 सुल्तानों ने जो राजे बने हैं ना, तो वो अपने पहले वाले सुल्तानों को मारकर बने हैं। मतलब कि आपके लगभग 70% शासक इसमें जो बने हैं वो अपने पहले वाले राजा था उसको मारकर राजा बने हैं, चाहे वो उसका पिता लगता हो, चाहे उसका भाई हो, कुछ भी हो। उन्होंने क्या कि सुल्तान बनने के लिए उन्होंने अपने ऊपर वाले सुल्तान को मारा, तो उनसे पहले जो सुल्तान था ना उसको मारकर वो राजा बने हैं। इससे सुल्तानों का औसत शासनकाल कठिनता से 9 वर्षों से अधिक। यदि हम सभी का औसत साल निकाले ना कि किस राजा ने कितने साल शासन किया, किसी ने 20 साल किया होगा, किसी ने 5 साल, किसी ने 2 साल, तो हम एवरेज जब निकालते हैं सबकी तो 9 साल मुश्किल से आता है। ये चीज क्लियर हुई आपको यहाँ से। 14वीं शताब्दी के आरंभ में भी अलाउद्दीन ने उत्तर एवं मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाकर अनेक नगरों को लूटा। आपका सीधा आगे हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, खिलजी वंश का शासन था। 5 आपने पढ़े थे ना, कौन कौन से पढ़े थे आपने? आपने पढ़ा था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, और उसके बाद सैयद वंश और लास्ट में आपका लोधी वंश। 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया था सतलज काल में। तो यहाँ उसमें एक था आपका खिलजी वंश, तो उसमें था अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर एवं मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाकर अनेक नगरों को लूटा। साथ ही उसने मंगोल सेनाओं के कई आक्रमणों को विफल किया। मंगोल भारत को अपने विशाल साम्राज्य का अंग बनाने का प्रयास कर रहे थे। और भी थे मंगोल आक्रमणकारी, वे भी भारत को अपने साम्राज्य का अंग बनाना चाहते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसका बहादुरी से मुकाबला किया। उसके गुलाम सेना नायक मलिक काफूर ने सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक किया और मार्ग में स्थित कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो उसने कहा कि उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक किया। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि अलाउद्दीन के किस सेनापति ने शासन था दक्षिण की ओर बढ़ाया, तो आपको आंसर देना मलिक काफूर। तथा मार्ग में स्थित कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसके द्वारा लूटी गई संपत्ति ने सल्तनत के विशाल सैन्य तंत्र को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। उसने कई हिंदू केंद्रों पर आक्रमण किए, जैसे श्रीरंगम, मदुरई, चिदंबरम और संभवतः रामेश्वर पर भी उसने आक्रमण किया। इन क्षेत्रों पर मलिक काफूर ने आक्रमण किया, जो दक्षिण में अलाउद्दीन के शासन का विस्तार जिसने किया था। ये चीज आपको क्लियर होती जा रही है। देखिए जो आपकी न्यू एनसीईआरटी उसमें इतना डिटेल से नहीं दिया हुआ कि बारी बारी, जो पहले जो बुक थी आपकी हिस्ट्री की उसमें प्रत्येक जो आपका ये वंश था इसके हर शासक के बारे में बताया गया था कि किसने कब से लेके कब तक शासन किया। लेकिन यहाँ पे जो मेन मेन बातें दी गई हैं वही आपकी सिर्फ बताई गई है।
आपके विचार से उन दिनों सेना को बनाए रखने एवं युद्ध संचालन के लिए किन प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी कि युद्ध करने के लिए और आपका सेना बनाने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, क्या-क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, वो आपको बताना है। समूह में विभिन्न प्रकार के व्ययों पर चर्चा करें कि कौन-कौन से खर्चे होते होंगे हथियारों या सैनिकों के लिए, भोजन से लेकर युद्ध में पशुओं का उपयोग, सड़क निर्माण इत्यादि इन सभी चीजों के बारे में आप बात कीजिए कि एक राजा को सेना बनानी है, तो उस राजा की किस-किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी चीज़ इसको चाहिएगी, तो वो सारी चीज़ें आपको एक बार ग्रुप बना के गप्पे मार लेना, बातें कर लेना। तो आप एक बढ़िया-सी आपकी एक टाइम पास हो जाएगा और आप कुछ एक निर्णय पर भी ज़रूर पहुँच जाएँगे। सीरियस बात करना, ऐसे ही फालतू टाइम वेस्ट करना, मैंने आपको बता दिया कि इस समय आपको देखना है कि राजा के क्या-क्या खर्चे होने थे, सेना किस प्रकार बनती थी, क्या-क्या हथियार चाहिए या फिर और कोई भी एक्स्ट्रा सामान उनको चाहिए था या फिर नहीं चाहिए था। कुछ दशकों बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद आपका खिलजी वंश के एक ही राजा का जिक्र है, आपका अलाउद्दीन खिलजी का, और उसके बाद अब है मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का राजा था, वो ने दिल्ली पर शासन किया और दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य के पश्चात बहुत समय बाद प्राय संपूर्ण उपमहाद्वीप पर एक ही शासक के अधीन हो गया। ध्यान रखना कि उसके बाद कि पहले ये बताया, न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले समुद्रगुप्त भी आए थे, ठीक है, लेकिन इसने सीधा अशोक से कहा गया मौर्य साम्राज्य, जिसमें अशोक था, बिंदुसार था, आपका चंद्रगुप्त था, वे राजा थे। उसके बाद जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप आपको बताया है, म्यांमार है, तिब्बत है, आपका बांग्लादेश है, यहाँ तक कि श्रीलंका भी, पाकिस्तान, आपका अफगानिस्तान, ठीक है, ये सारे कंप्लीट होके क्या बनाते हैं, एक भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। और इस पूरे क्षेत्र में क्या हो गया था कि एक शासक के अधीन ये आ गया था। यद्यपि यह प्रभुत्व महत्वपूर्ण था, किंतु यह अल्पकालिक सिद्ध हुआ, मतलब छोटे समय के लिए रहा, ज्यादा समय तक ये शासन नहीं कर पाया पूरे उपमहाद्वीप पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई, परंतु उन्हें प्राय दोषपूर्ण विधि से निष्पादित किया गया। मतलब कि जो योजना तो बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन जो विधियां थी उनको लागू करने की, वो गलत तरीके से उनको लागू किया गया। ऐसी योजनाओं में एक थी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना भी, जिसे उस समय देवगिरी कहा जाता था। आपसे स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा शासन राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक भी, जिसे उस समय देवगिरी कहा जाता था, जो आज के संभाजी के निकट स्थित है, स्थानांतरित करना भी। संभव तो उसे लगा कि यह अधिक केंद्र में स्थित होने के कारण साम्राज्य पर अधिक अच्छा नियंत्रण प्रदान करेगा। लोगों को 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के लिए विवश किया गया। कि ये देखिए कि हुआ क्या था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको सीधे समझ में आए कि ये भारत है। मान लेते हैं एक बार ये भारतीय उपमहाद्वीप है, जो दिल्ली था आपका वो यहाँ पर था और जो देवगिरी था वो आपका यहाँ से था। तो वो सोच रहा था कि राजधानी अगर बीच में हो गई ना, तो मैं बिल्कुल बीच में बैठ के आराम से चारों तरफ राज कर पाऊंगा। तो वो लोगों को जबरदस्ती ले गया यहाँ से था कि हमारी राजधानी यहाँ नहीं रखेंगे, हम कहाँ राजधानी बनाएंगे, दौलताबाद। जो भी इसके मेन अधिकारी थे, मंत्री थे, उनको जबरदस्ती ले गया। उसने कहा जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा भी। कुछ वर्षों बाद यह योजना विफल हो गई, तो उसने राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद यहाँ से वो शासन अच्छे ढंग से नहीं चला पाया दौलताबाद से, तो वापिस वो कहाँ ले गया राजधानी को, दिल्ली ले गया अभी। कुछ स्रोतों के अनुसार दोनों स्थानांतरों में अपार धन हानि हुई। एक और उदाहरण था सांकेतिक मुद्रा का आरंभ, जहां सस्ते तांबे के सिक्कों को सांकेतिक मुद्रा घोषित किया गया। उन्हें चांदी एवं सोने के सिक्कों के समान मूल्य का माना गया। तो एक तो राजधानी थी, राजधानी ले जाने में दौलताबाद और फिर वापस दिल्ली शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा जन और धन की हानि हुई। और उसके बाद एक और थी, उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई हुई। तो मतलब कि जो आपके किसके सिक्के बना दिए उसने, तांबे के सिक्के बना दिए और कहा ये भी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्कों के बराबर माने जाएंगे भी। यद्यपि यह प्रगतिशील विचार था, आज हमारी आधुनिक मुद्रा वास्तव में सांकेतिक है भी। तो उसने कहा कि आज की जो हमारी मुद्रा है ना, वो भी क्या सांकेतिक है कि कागज है, कागज की कोई वैल्यू थोड़ी होती है। लेकिन हमें बता दिया कि इस प्रकार से इसका मूल्य 100 रुपए होगा। तो उसी प्रकार उसने बताया था तांबे का कि तांबे का ये सिक्का होगा, ये चांदी के बराबर होगा या फिर सोने के बराबर इसको माना जाएगा। इसको बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा भी। किंतु उस समय इसने व्यापार में भ्रम उत्पन्न कर दिया।
लोगों को तांबे के नकली सिक्के बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अर्थव्यवस्था का आभास हुआ और लोगों ने क्या कर लिए, नकली तांबे के सिक्के बना लिए। सांकेतिक मुद्रा तब तक नहीं चलेगी तब तक आपका गुप्तचर विभाग पूरी तरह आपका शासन पर प्रभाव न हो। तो लोगों ने तांबे के सिक्के बनाने लगे नकली, और ये योजना पूरी तरह विफल हो गई। जैसे आज के ज़माने में भी नकली नोट बन रहे हैं ना, और आज तो हमारा जो खुफिया तंत्र है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है कि इतनी ज़्यादा इसमें हेर-फेर नहीं हो पाती, लेकिन उस समय आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हेर-फेर हुई होगी। तो ये योजना उसकी पूरी तरह से विफल हुई। सुल्तान एवं उनके दरबारी अभिजात वर्ग भव्य महलों में रहते थे, बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे। जो सुल्तान था खुद और उसके जो दरबारी मंत्री थे, वो बहुत आलीशान महलों में रहते थे, बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे, रत्न जड़ित आभूषणों तथा उत्तम भोजन का आनंद लेते थे। यह संपत्ति मुख्यतः सैन्य अभियानों से लूट से, साधारण जन एवं विजित क्षेत्रों पर लगाए गए करों से, मतलब टैक्सों से उसको हासिल हुई थी कि लोगों पे टैक्स लगा रहे थे, किसान पे इतना टैक्स है, व्यापारी पे इतना टैक्स है, उससे ये राशि प्राप्त हुई थी, जिससे ये ऐशो आराम कर रहे थे। एवं गुलाम व्यापार में भागीदारी से प्राप्त होती, जैसे कि गुलाम बनाए गए व्यक्ति मुफ्त में श्रम करते थे, उन्हें दूरस्थ मध्य एशिया बेच दिया जाता था। मतलब कि उस टाइम जो आपके गुलाम थे उनको लोगों को जहाँ पे हमला करते ना, वहां लोगों को पकड़ते और उनको बेच देते भी, ठीक है। फिर उनसे वो फ्री में काम करवाते क्योंकि उन लोगों ने वो खरीद लिया था। लेकिन लूटपाट ने व्यापारिक नेटवर्क एवं कृषि उत्पादन को प्रभावित किया। इस अवधि में बौद्ध, जैन एवं हिंदू मंदिरों में पवित्र पूजनीय मूर्ति एवं चित्रों पर कई प्रहार हुए, मतलब कि जैन मंदिर भी, बौद्ध मंदिर भी, हिंदू मंदिर भी तोड़े गए, उनको लूटा गया। इस प्रकार का विनाश न केवल लूटपाट से वरन बुद्ध शिकन से प्रेरित था। अब ये बुद्ध शिकन देखिए क्या था। अभी बुद्ध शिकन क्या था? बुद्ध शिकन से अभिप्राय है कि प्रतिमा विनाशत्व। यहाँ देखिए आपको यहाँ समझ में आएगा। प्रतिमा विनाशवाद, मूर्ति पूजक माने जाने वाले प्रतीकों या धार्मिक चिन्हों को अस्वीकार करना या नष्ट करना, ये होता है आपका बुद्ध शिकन, मतलब कि मूर्तियों को नष्ट करना, ये कहलाता आपका बुद्ध शिकन। तो आपको अब थोड़ा-सा आभास आ गया होगा कि किस प्रकार से पहले जो शासक आए थे, आपकी दूसरी, तीसरी, पहली पूर्व शताब्दी में इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन आए थे, कुषाण आए थे आपके, ठीक है। उन्होंने इस प्रकार की लूटपाट नहीं मचाई, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे शासन भी किया, यहाँ पे उन्होंने अपने शासन का विस्तार भी किया, लेकिन इन्होंने धर्म के साथ विस्तार कर रहे हैं और दूसरे धर्म को ये क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो आज के लेसन में फिलहाल इतना ही। आपको मैं सिर्फ न्यू एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर इसकी एक की बात करने लगे तो हमें तकरीबन 2-3 घंटे निकल जाएंगे। इस न्यू एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक आपको दे रखे हैं वो टॉपिक मैं आपको लगातार करवाता हुआ चलूंगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।